हेलो एंड वेलकम टू विजय सर क्लासेस। मैं हूं रंजिता, आपकी सोशल साइंस गाइड, आपकी कोच, आपकी हेल्पर। और हम यहां पर क्लास 9 सोशल साइंस के अंडर में कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मुद्दों पर कुछ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हम चैप्टर नंबर 3 में हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो मुद्दों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका लास्ट जो पार्ट है वो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा हो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले एक बार उसको जाके देखें, तब आपको इसको समझने में आसानी होगी। चलिए, आज हम देखेंगे गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, जिनके बेसिस पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना हुआ है। तो वो कौन कौन से चीज़ें हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल फिलॉसफी और ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो मतलब कि वो जो गाइडिंग वैल्यूज़ हैं जिनके बेसिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे फिलॉसफी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में इसी को दर्शन कहा जाता है, ठीक है। तो अगर ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसका जो बेस है, उसकी जो ज़मीन है, जिसको हम फिलॉसफी या दर्शन कह रहे हैं, अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो हम दो तरह से उसको समझ सकते हैं। रीडिंग व्यूज़ होना चाहिए ना, रीडिंग व्यूज़ ऑफ आवर मेजर लीडर्स। जो हमारे उस समय के जो मेजर लीडर्स जो थे, सबसे पहले हम उनके बारे में, वो लोग क्या कहते थे उनके बारे में अगर हम रीड करना शुरू करें तो हमको पता चल जाएगा कि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे फिलॉसफी क्या थी, उसका दर्शन क्या था। या फिर एक दूसरा काम हम कर सकते हैं, रीड कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली प्रिम्बल, ठीक है। अगर हम समझना चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी या उसका दर्शन क्या है, तो हमको क्या करना होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना होगा और खासकर उसका जो प्रिम्बल है, जो प्रस्तावना है, हमको उसको पढ़ना होगा, ठीक है। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पर ये इससे इतर एक बात यहाँ पर आ गई है कि इतने समय तक हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम जिक्र करते रहे, हम डिस्कस करते रहे, कहीं पर भी महात्मा गांधी का नाम हमने लिया नहीं, आया नहीं वो नाम कहीं पर। तो महात्मा गांधी जो है, जो महात्मा गांधी का हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इतना बड़ा रोल है कि लगभग एक पूरा का पूरा युग एरा ही गांधी एरा या गांधी युग के नाम से हमारे इंडियन हिस्ट्री में रजिस्टर्ड है। लेकिन इतने नामचीन पर्सन होने के बावजूद और इतने इफ़ेक्टिव प्रभावशाली पर्सन होने के बावजूद जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली जो है, इसमें कहीं पर भी उनका नाम नहीं है। वो हमारे मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थे, ठीक है। बट मैनी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉलोड हिज विजन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी लोग थे, उसमें से मैक्सिमम महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी या उनके विज़न है उसको एक्सेप्ट करते थे, उसको फॉलो करते थे। गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया नाम का एक मैगज़ीन जो था, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि यंग इंडिया कोई न्यूज़पेपर नहीं था, वो एक मैगज़ीन था, ठीक है। तो यंग इंडिया मैगज़ीन में गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में अपने व्यूज़ को, देखिए 1931 की बात है ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत सारी बातें कही थी, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी के लिए इक्वलिटी हो, जिसमें महिलाएं और जो पुरुष हैं, मेल फीमेल हैं, उनके बीच में इक्वलिटी हो, या इसी तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने अपने व्यू शेयर किए थे उसमें, ठीक है। लेकिन जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो एक हमारा नाम आता है, कौन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है, इक्वलिटी के संबंध में इनके विचार काफ़ी अधिक डिफरेंट थे दूसरे और मेंबर से, और महात्मा गांधी से तो ख़ास तौर पर। महात्मा गांधी इक्वलिटी को हटाने के लिए जिस तरह से मतलब
जो बात कहा करते थे उससे डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मतलब दोनों में काफ़ी, दोनों के व्यूज़ में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता था। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं फिलॉसफी पर। फिलॉसफी और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी अगर हम फिलॉसफी, इसके दर्शन की हम बात करें तो वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियाज़ डेमोक्रेसी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी आखिर किसको कहा जाएगा? वो वैल्यूज़ जो कि इंस्पायर्ड करते हैं और गाइड करते हैं, है ना, मतलब उससे गाइडेड हैं, फ्रीडम स्ट्रगल से, और फाइनली क्या है, वो इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए एक फाउंडेशन, एक बेस तैयार करते हैं। तो वही क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी है। ठीक है, मतलब हमारा जो इतने लंबे सालों का जो हमारा इंडियन स्ट्रगल चला, तो उसकी कुछ वैल्यूज़ थे, इसी बेसिस पे ये स्ट्रगल आगे चल सका। तो वो वैल्यूज़ जो है, ये फाइनली हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो वैल्यू, उस वैल्यू ने क्या किया, फाउंडेशन का काम किया। उसे वैल्यू के बेसिस पर ही क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसको हम फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये जो वैल्यूज़ है जितने, वो एक्चुअली कहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, हमारा जो प्रीम्बल है, इसको प्रस्तावना जिसको हम कहते हैं ना, उद्देशिका या प्रस्तावना जिसको कहते हैं, ये उसमें आपको सबसे पहले मिलेगा। आप लोगों ने ध्यान दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इस तरह का आप लोगों ने कुछ सुना है? ये आप लोगों की बुक में भी बाकायदा, हर बुक के फ्रंट में आपको ये मिलेगा, फ्रंट में, और आपके तो इसमें कोर्स के अंदर ही है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्कूलों में ये जो इसका जो प्रिम्बल है ना, वो प्रेयर के समय बाकायदा इसको बोला जाता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो फिलोसफीज़ हैं, वो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल में बाकायदा ये एडेड है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट, जो अब भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आपकी बुक में तो खैर ये देखने को मिलेगा ही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने से पहले ही एक शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक वैल्यूज़ है, जो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में मिलेगा, वही क्या है, वही प्रिम्बल है। दिस इज कॉल्ड द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अब भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा। ठीक है, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल। अब ये प्रिम्बल है, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? इसका अब इंस्पिरेशन मिला अमेरिकन मॉडल से। अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी सबसे पहले प्रिम्बल है, प्रिम्बल के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट है। ठीक है, अच्छा, इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ वगैरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, लेकिन फाइनली क्या है, ये काम वैल्यूड वगैरह डेवलप करना, ये सारा काम एक्चुअली क्या है, किसको करना है, इंस्टीट्यूशंस को करना है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए पढ़ के ही सीधा बताते हैं, नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड फिलॉसफी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो प्रिम्बल है, ये केवल वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ नहीं है, ये केवल उस वैल्यू को ही नहीं बताता है या केवल फिलॉसफी को ही नहीं बताता है, बट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, मतलब एक इंस्टीट्यूशनल, एक संस्थागत जो अरेंजमेंट होता है, ये एक्चुअली वो है। ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी केवल किताब या शब्द तक ही सीमित नहीं है, इसको क्या करना है, इसको ग्राउंड लेवल पर लाना भी है। ठीक है, इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होंगे, वो भी क्या है, वो इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन के अंदर में आता है, और ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, हमारे संविधान के अंदर में है। ये वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा लिखित रिटन संविधान है। बहुत डिटेल्ड में ये पूरा सारा दिया हुआ है इसमें। ओके, लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्नमेंट द कंट्री, और भी बहुत सारी चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में तो दिए ही हुए हैं, लेकिन इसमें जो एक प्रोसीजर के बारे में भी दिया हुआ है कि जो हम कॉमन पीपल हैं, ये अपने जो गवर्नमेंट है,
हम किन लोगों को इलेक्ट करें जो हमारा गवर्नमेंट चलाए, उसके भी पूरे प्रोसेस के बारे में इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे प्रेसिडेंट जो है, अगर आपने कभी डिटेल में कुछ पढ़ा होगा तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का एक अलग प्रोसेस होता है ना, जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उन लोग इलेक्ट करते हैं। कैसे इलेक्ट होंगे, जो लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होंगे, ये सारे जो प्रोसीजर है वो इसके अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड टेकिंग डिसीजन, जब मतलब ये जो हमने जब गवर्नमेंट को चुन दिया है ना, जब हमने MP MLAs हैं इनको चुन दिया है, इलेक्ट कर लिया है, तो ये क्या है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर में किया गया है, क्योंकि हमने एक बार उनको इलेक्ट कर लिया, इसके बाद वो डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक है लक्ष्मण रेखा कि वो उसके पार नहीं जा सकते, मतलब हमने जो जिनको इलेक्ट किया है वो, है ना। तो ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी के अंदर में दिया हुआ है, और डिसीजन मेकिंग का भी पावर और उनका जो लिमिटेशंस हैं वो बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दिया हुआ है। वो ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं जो कि ये प्रिम्बल को वायलेट करती है, ठीक है, या जो लोगों के राइट्स को वायलेट करती हैं, वो ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है राइट टू सिटीजन। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पीपल हैं, जो कॉमन पीपल हैं, इनको क्या दिया गया है, कुछ राइट्स दिए गए हैं, है ना। और वो जो राइट्स है उसको क्या है, अगर 2 राइट्स को छोड़ दिया जाए वो तो बिल्कुल भी वायलेट नहीं किए जा सकते कभी भी, है ना। लेकिन ये जो राइट्स दिए गए हैं ये कॉमन पीपल जो हैं वो उनके लिए हैं, और इसको जो हमारी गवर्नमेंट वो कुचल नहीं सकती है, उनको ये राइट्स का सम्मान करना ही होगा, ठीक है। तो ये देखिए आज के क्लास में हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, हमने गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन गुड बाय।